कोरोना संकट के बीच 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये लीटर तो मुंबई में हुआ 100 रुपये के पार। इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में एक बात तो राहत की है, जब केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डर पैदा कर रहा है। और इसी बीच कोरोना के पीछे पीछे ब्लैक फंगस का खतरा अब 12 से 14 राज्यों में पांव पसार चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की तैयारी क्या है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। छत्तीसगढ़ में हालांकि केसेस में कमी है, जो कि अच्छे ही संकेत हैं, लेकिन अब आगे तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है ताकि केसेस पर कंट्रोल भी हो, मौत का आंकड़ा भी कम हो और ब्लैक फंगस के केसेस पर वक्त से पहले कंट्रोल किया जा सके? कोरोना के तैयारी में अब नाम तीसरे वेव का आता है और तीसरे वेव को लक्ष्य में रखते हुए हम लोगों को सारे प्रबंधन करने चाहिए और कर भी रहे हैं। एक ऑक्सीजन सप्लाई जो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कम तो नहीं पड़ी थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स उदाहरण के लिए टैंक्स वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की जो कमी आई थी, ये कमी ना हो। अभी भी जो एक कमी महसूस हो रही है आईसीयू के और बिस्तरों की, तो ये समय रहते हुए आईसीयू के बिस्तर के निर्माण का हमने टारगेट 1200 से 1500 का रखा है अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। तो यहाँ तक आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमको इसको पूरा करना पड़ेगा। साथ ही ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, जिसमें स्वावलंबी हम हो सके ऑक्सीजन के मामले में, लॉजिस्टिक्स की बात नहीं आएगी। 26 और नए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के ऑर्डर हमने प्लेस कर दिए हैं। तो ये 225 सिलेंडर प्रतिदिन और 125 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता के होंगे। तो छोटे और बड़े अस्पतालों के लिए की व्यवस्था करना, साथ में NIV हो गए, वेंटिलेटर हो गए, अन्य इस प्रकार के उपकरण, चाहे नसल कैन्युला हो गया, ये पर्याप्त मात्रा में जहां रहे वहां रहे। और ट्रेनिंग, आपने वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिया, लेकिन उन वेंटिलेटर को चलाने के लिए अगर स्टाफ आपका उपलब्ध नहीं है, कोरोना जब 2020 में चालू हुआ था तो कहते हैं छत्तीसगढ़ में 20 लोग थे केवल जिनको की इंट्यूबेशन करने की क्षमता। तो 20 लोग पूरे छत्तीसगढ़ में अगर वेंटिलेटर से इंट्यूबेशन कर पाते तो आप सोचें कितने बड़े सीमित होने की स्थिति बनी हुई थी। तो उसमें लोगों को ट्रेन करना, ये साथ सारी चीजें, दवाइयां उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां रहें। रेमडेसिविर का दौर आया, वो चला गया। टोसिलीजुमैब का दौर आया, वो चला गया। अभी रॉश कंपनी का उन्होंने जानकारी अपलोड की है कि नहीं, वो कारगर नहीं पाया जा रहा है। तो एक तरफ मांग, दूसरी तरफ कंपनी खुद कह रही है, फिर दूसरे विकल्प दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराना। आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी समय टेस्टिंग की नहीं हुई, आपको दवाइयां निःशुल्क मिल जाए ग्रामीण स्तर पे आशा वर्कर्स के माध्यम से। तो ये सारी तैयारियां, अगला सवाल आपसे करना चाह रही थी सर। जो शहरी इलाके हैं वहां तो लोग अवेयर हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख लेते हैं, मास्क भी उनके चेहरे पर होता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वो कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां अछूते हैं लोग इस ज्ञान से कि कोविड का खतरा कैसे होता है, कैसे फैलता है। उन ग्रामीण इलाकों के लिए कोई अलग से योजना होगी टेस्टिंग की या फिर कोरोना किट पहुंचाने की, जिसमें कम से कम जरूरी दवाइयां हो? और अब तो कोरोना टेस्ट करने के लिए किट भी घर पर पहुंची घर पे खुद का टेस्ट किया जा सकेगा। इसको लेकर कोई जागरूकता? इसमें लोगों तक पहुंचाने की जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, जिन्हें हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ थोड़ी समस्या है। लेकिन ये 100 गांव 150 गांव होंगे पूरे छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में से। वहां दूसरे विकल्प के तौर पे हमारी आशा वर्कर्स जो हैं, उनके माध्यम से दवाइयां भी पहुंचाना, टेस्टिंग की भी व्यवस्था करना। दूसरा पहलू जो है, ये वो क्षेत्र भी हैं जहां कोरोना के संपर्क में भी लोग नहीं आ पाए हैं। इनका आना जाना भी जितना कम होता है, क्योंकि कोरोना तो वहां विद्यमान नहीं है, बाहर से ही आया, देश में बाहर से आया, छत्तीसगढ़ में बाहर से आया, गांवों में भी बाहर से ही आ रहा है। तो दोनों स्थिति है कि जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं वो प्राकृतिक भौगोलिक कारणों से भी सुरक्षित हैं, लेकिन जानकारी उन तक पहुंचे, ये मितानिनों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। IEC जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये प्रचार तंत्र विभागों का होता है, उसके माध्यम से लोगों को पहुंचाना, स्थानीय बोली में पहुंचाना। बाजार तो अभी लग नहीं रहे हैं, साप्ताहिक बाजार, तो ज्यादातर हम अपने हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से ही ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और जो सब हेल्थ सेंटर हैं, इनके दायरे में 3 से 5 हजार की जो आबादी आती है, वो 3 से 5 हजार की आबादी के लिए ये NM और
जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं, इनकी सीधे जवाबदारी कि कोई लक्षण अगर लोगों के मिल रहे हैं, पहले तो आप दवाई उनको दे दीजिए, जो दवाई लेना चालू कर दें, फिर टेस्टिंग कर दीजिए। ये रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट, उसको टेस्ट करना उतना दिक्कत नहीं है, स्टाफ उतना ट्रेन रहे, एक टेक्नीशियन की सैंपल ले सके गले से और नाक से, और आप 10 मिनट में रिपोर्ट बता सकते हैं नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की। और फिर देखरेख करना कि ऑक्सीमीटर हम कितने पहुंचा पा रहे हैं। उपलब्धता की दिक्कत आ रही है, वरना 70,000 हर मितानिन के लिए 76,000 हमने ऑक्सीमीटर्स का भी ऑर्डर दिया है। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करे, 95 के नीचे का हमने टारगेट लिया है। WHO में 92-90 की भी बात है, लेकिन सेफ रहने के लिए कि 94 या उससे नीचे ऑक्सीजन अगर आपका सैचुरेशन आया तो आपको अस्पताल पहुंचना। तो ये कठिन काम है सर। अभी तो कोविड से निपटने के इंतजाम ही दुरुस्त होते हुए हम दिख रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो या फिर दवाई के स्टोर हो। जो दवाई पहले नहीं मिल रही थी वो मिल पा रही हैं, अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं। पिछले दिन बड़े बुरे थे, बहुत ही हमने खराब दौर देखा है, लेकिन अभी कोविड से निपटते निपटते ब्लैक फंगस का खतरा, 12 से 14 राज्य प्रभावित हुए हैं, वहां अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कोई केस ऐसा सामने आया है, और इससे निपटने के लिए पहले से आपने इंतजाम क्या किए हैं? 102 केस अभी तक सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में 2 हैं, दुर्ग में 23 हैं, चांपा जांजगीर में 1 है, रायगढ़ में 3 है और रायपुर में 73, जो हमारा प्रदेश का मुख्यालय है। तो कुल 102 केस आए हैं, इसमें 1 की मृत्यु हुई है। ये बताते हैं कि टिश्यू निकालते हैं, जल्दी संक्रमण के पहले प्रारंभिक दौर पे ही हमको पहुंचना चाहिए। कहीं स्वेलिंग एक तरफ आ रही हो, सर एक तरफ दुख रहा हो, या आपको कोई और लक्षण ऐसे दिख रहे हो, खून के बूंद आ रही हो, आप खांस रहे हैं, उस समय जो बलगम निकलता है उसमें खून के अगर कण थोड़े से दिख रहे हो, तो सतर्क होकर आप डॉक्टर के पास तत्काल पहुंच जाएं। और ब्लैक फंगस के अगर आपके लक्षण है तो प्रारंभिक तौर पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वो टिश्यू को ऑपरेट करके निकाल देते हैं, हालांकि 3-4 घंटे का ऑपरेशन है ऐसा बताते हैं। और चिंता इसकी ये है कि ENT रीजन है, नाक के जरिए ही ये पहुंचेगा ऐसा माना जा रहा है, और आंखों में और मस्तिष्क में बहुत आसानी से ये पहुंच सकता है। तो आंखों की रोशनी जा भी सकती है, मस्तिष्क में पहुंचने पे बहुत गंभीर स्थितियां, मृत्यु भी हो सकती है। उसको बचाने के लिए समय पे पहुंचना, एक ये जागरूकता की बात है। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए जो इंजेक्शन के वायल हैं, ये भी बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी चर्चा होगी, तो उसमें भी हम लोग बताएंगे कि मैन्युफैक्चर बंद हो गया होगा क्योंकि बीमारी नहीं होती थी। तो आप उसको रैंप अप करिए और इसकी उपलब्धता बनाइए ताकि लोगों को लगे, और बहुत महंगी है। एक व्यक्ति को मुझे बताया गया विशेषज्ञों ने कि करीब 21 दिन का ट्रीटमेंट है, जिसमें 50 से 100 इंजेक्शन उनको लगते हैं, और एक इंजेक्शन की कीमत 5 से 7 हजार की है। तो 5 से 7 लाख रुपए का ये ट्रीटमेंट हो जाता है, अन्य प्रोसीजर को छोड़ के। जो हर तो कोई अस्पतालों में इसके सर्जरी के लिए व्यवस्थाएं बनाने से लेके दवाइयों की व्यवस्था करना और लोगों में जागरूकता की जल्दी पहुंचे। सर, वैक्सीन को लेकर स्टेटस क्या है? और चूंकि आपने अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र किया, केंद्र से सही सप्लाई हो रही है वैक्सीन की आपूर्ति है? वैक्सीन देखें, सच्चाई यही है कि देश में ही 7 करोड़ वैक्सीन 1 महीने में बन रही है। तो आप कोई भी व्यवस्था बनाएं, A को लगाएं, B को लगाएं, C को लगाएं, D को लगाएं, आप 45 से ऊपर को लगाएं, 60 से ऊपर को लगाएं, 18 से ऊपर को लगाएं, लगेगा 1 महीने में 7 करोड़ नागरिकों को ही। तो ये देश की वैक्सीन के निर्माण की क्षमता की सीमा है, और इसी में काम चल रहा है। इसको 2 भाग में बांटा हुआ है। तो पहले से क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था 16 जनवरी से, तो 45 के ऊपर में तो दबाव कम है और वैक्सीन की कमी की बात कम आती है। और अब प्रोटोकॉल भी बढ़ा दिया गया है, जो 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगना था वो 12 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगना है। तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास सेकेंड डोज के लिए 12 हफ्ते बाद अब आएंगे। आपने लगा लिया, उसके सेकेंड डोज अब लगेगा 2 हफ्ते बाद नहीं, अब 12 हफ्ते बाद। तो एक इसमें स्लो डाउन आएगा। दूसरा, जो राज्यों को जिम्मेदारी मिली है डबल आबादी को वैक्सीनेट करने की, 20% आबादी केंद्र सरकार कर रही है 45 से ऊपर की, 40% आबादी राज्य सरकारें करेंगी, और वैक्सीन दोनों के पाले मिली है 50-50%। तो एक तो ये संतुलन सुधारना चाहिए, क्योंकि 45 से ऊपर के करीब 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी। अब जो शेष 60
करोड़ लोगों को नीचे के आयु वर्ग में वैक्सीन लगनी है, इनके लिए अलॉटमेंट आप बढ़ाइए। ये 50-50 ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को 20%, 25% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और 75% से 80% ये राज्य सरकारों को अलॉटमेंट करना चाहिए वैक्सीन बढ़ाने की बात। तो वास्तविकता वैक्सीन लगाने की नहीं है, सच्चाई है कि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। वरना उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ 3 से 3.5 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा सकता है। मतलब जो शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही रह जाती है वही बाद में जाकर खतरा पैदा करती है। उसी लापरवाही से बचना है और शुरुआत में ही अवेयर हो जाएंगे तो फिर इस खतरे से हम निपट सकते हैं आसानी से। बहुत शुक्रिया टीएस सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ सरकार के उस कदम को जिसमें रायपुर में जो निर्माण कार्य चल रहा था राजभवन का या मुख्यमंत्री आवास का, उसे फिलहाल डिले किया गया। ये तब हुआ जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग विपक्षी तरफ से की गई। छत्तीसगढ़ सरकार का ये काफी इनिशिएटिव कदम है। बहुत शुक्रिया टीएस सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के बारे में हमने जानकारी ली, लेकिन देश भर में आंकड़े कम हुए हैं तेजी से और उत्तर प्रदेश सरकार की भी इसमें काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हालात पर हमें जानकारी देंगे। जयप्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में तेजी से केसेस में कमी हुई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की और ऐसे राज्य में केसेस का तेजी से कंट्रोल होना ये अप्रिशिएबल है। लेकिन आगे की तैयारी क्या है जब ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है और जब तीसरे वेव को लेकर यहाँ पर सुगबुगाहट तेज है और कह रहे हैं कि पहले से अलर्ट हो जाइए। संकेत आ रहा है उसके लिए जिस तरह से वैज्ञानिकों का संकेत आ रहा है उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया है हमने। और सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू जिसको पीकू कहते हैं हम, उसकी तैयारी। हर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वहाँ पर 25 बेड की पीडियाट्रिक आईसीयू और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सीएचसी हमारा होता है वहाँ भी 10 बेड का हम लोग आईसीयू कायम करेंगे। इस दिशा में इससे संबंधित जो भी संसाधन, इक्विपमेंट, मैन पावर जो भी हमको चाहिए वो सब हम लोग ने प्लानिंग कर लिया। उसमें ऑलरेडी हम काम करना शुरू भी कर दिया हमने। जी, ब्लैक फंगस के केस जब तेजी से बढ़ रहे हैं सर, तो सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश के गांवों को लेकर हो रही है। अब गांव के लोग ये कह रहे हैं कि घर घर बुखार है, घर घर मौतें हो रही हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है और गांव में लोगों को अवेयर किया जाए, कोविड के बारे में बताया जाए, इसको लेकर प्लानिंग क्या है? देखिए, गांव की जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं या गांव में जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो एक अलग विषय है और ब्लैक फंगस अलग विषय है। तो गांव के बारे में आपको मैं इतना बता देता हूं कि अभी जो हम लोग ने पंचायत चुनाव के बाद 5 तारीख से 17 तारीख का विशेष अभियान चलाया है जिसमें हमने निगरानी समिति में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और उसमें ब्लॉक और तहसील के कर्मचारी को लगा के एक समिति तैयार किया। जो 97,000 हमारे जो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत हैं, हर एक गांव सभा में जाना, ग्राम पंचायत में जाना, वहाँ के लोकल लोगों से मदद लेना और जो भी इस तरह के पेशेंट हैं जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार या इस तरह के साड़ी या आइलाय वाले लक्षण से संबंधित इस तरह के लोग हैं, उनको तत्काल उनका नाम और नंबर और गांव नोट करके उनको मेडिकल किट पहुंचाना और मेडिकल किट पहुंचाने के बाद उनको पूरा डिटेल से उनको बताना किस तरह से उसको उपयोग करना है। उसके बाद वो सारा सूची हम अपने ICCC केंद्र पर जो जिला पर स्थापित है वहाँ पर हम दे देते हैं, जिससे उनको कॉल करके उनका लक्षण और उनका आगे का हालचाल भी पूछते हैं। इसी तरह हमारा मेडिकल किट्स होम आइसोलेशन में भी जा रहा है, वहाँ भी हम लोग इसी तरह का व्यवस्था करते हैं। और टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। पहले जितनी टेस्टिंग थे उससे 2 गुना टेस्टिंग हम ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, ये भी हमने इसको सुनिश्चित कर दिया है। तो इस तरह करके और ग्रामीण क्षेत्र में हमने L2 की व्यवस्था बढ़ा दिया है। हर एक जनपद में 2 CHC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2-2 CHC को 50-50 बेड करके हमने उसको डेवलप किया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहाँ सब लगा दिए हैं, वहाँ पर जनरेटर भी है, वहाँ पर ऑक्सीजन के और भी हम लोग ने सुविधा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बाकी डॉक्टर्स का टीम सब मिला के दवाइयों के साथ में हमने वहाँ भी कर दिया है। तो ये तो एक ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई। जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जो इधर बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा काफ़ी केसेस आ रहे हैं, इनके लिए जो एकमात्र दवाई जो बताया जा रहा है वो शॉर्टेज में है पूरे देश में
और इसी कारण से केंद्र सरकार ने उसको एक मीटिंग करके केंद्र से इसका जो कंपनियों से बैठक करके उसके जितने भी जो प्रोडक्शन होता है उसको केंद्र सरकार द्वारा आवंटन हो रहा है हर एक प्रदेश में, और उसको आवंटन करके हम लोग उसी को हम अपने हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में दे रहे हैं, जहां अगर प्राइवेट वाले भी अगर चाहते हैं तो उनको भी हम लोग देंगे कॉस्टिंग पर। सर, गंगा में तैरती हुई जो लाशें थी उन तस्वीरों ने बड़ा परेशान किया है। जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आई और जानकारी ऐसी निकलकर सामने आई कि जो ग्रामीण लोग हैं जो अवेयर नहीं है कोविड को लेकर, वो किसी की मृत्यु हो जाने के बाद ऐसे गंगा में शवों को बहा दे रहे हैं। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसे कैसे रोका जाएगा? और साथ ही आम लोगों के जहन में एक डर ये भी है, क्योंकि कोविड को लेकर तो अभी तक भी रिसर्च चल रही है, कुछ भी पुख्ता तरीके से सामने नहीं आया कि जो शवों को नदियों में बहाया गया है अलग अलग जगह, क्या इससे पानी में संक्रमण तो नहीं हो जाएगा? नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। कोई भी शरीर को या कोई भी जानवर को आप अगर पानी में फेंक देंगे तो उसको बिल्कुल संक्रमण हो जाएगा, ये तो सही बात है। परंतु इसमें जो दृश्य दिखाया गया था पिछले कई दिनों से हम लोग ने देखा था, उसके बाद से मुख्यमंत्री के आदेश काफ़ी सख्ती से पालन भी हुआ है। वहाँ पर SDRF के टीम्स उस नदी किनारे सब जगह लगाए गए, जहाँ जहाँ गंगा जी के घाट के किनारे, और फिर अलग नदियों में भी और भी जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर भी हम लोग ने अपने नगर निगम, नगर पालिका या गांव सभा से संबंधित अधिकारी को लगाया गया है। गांव सभा में भी हम लोग ने, ग्राम पंचायतों में भी हम लोग ने ऐलान कर दिया, अगर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो बीमारी से या न जानकारी में भी अगर उसके यहाँ कोई देहांत हो जाता है तो उसकी अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी, उसका पूरा सहयोग करेगी। और ये हमने अखबारों के माध्यम से भी इसको प्रचारित कर दिया काफ़ी बड़े मात्रा में, और लाउडस्पीकर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ये सभी गाँव में जो नदी किनारे जितने भी गाँव होते हैं सभी जगह उनको बता दिया गया। मुझे लगता है अब आगे से इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर घर में पैसे की वजह से नहीं अंतिम संस्कार कर पा रहा है तो सरकार पूरा सहयोग करके उसको करेगी। सर, अभी इस दौर में जो हम कमियां देख रहे हैं गांव के लिहाज से, लोग अवेयर नहीं रहे या दवाइयां नहीं पहुंची है, टेस्टिंग नहीं हुई, अब तो रैपिड एंटीजन किट को भी मंजूरी मिल गई है जिससे खुद से जांच कर सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। ऐसी कोई किट तैयार करके गांव-गांव पहुंचाई जाएगी क्या, जिसमें ज़रूरी दवाएं हों, जिसमें ऑक्सीमीटर हो, जिसमें कोरोना टेस्ट करने की किट हो, ये सभी ज़रूरी सामान हो? नहीं, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मेडिकल किट्स जो 7 दिन के लिए जो इसके लिए जो टेस्टेड मेडिकल किट्स हैं, जो पिछले बार भी 2020 में हम लोग ने इसको चलाया था, इस बार भी हमने चलाया है कि जब व्यक्ति को हल्का फुल्का अगर बुखार भी हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, ये मेडिकल जो दवाइयाँ हैं ये तत्काल उनको हम लोग दे देते हैं खाने के लिए, और उससे काफ़ी उनका ये जो लक्षण है वो कम हो जाता है। और इसके लिए कोई कोरोना किट हम नहीं देते हैं। कोरोना किट तो हमारे RR टीम खुद जाके सैंपलिंग करती है, और बड़े पैमाने पर सैंपलिंग होता है। उसमें हमारे एम्बुलेंस का भी सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं समय समय पर, और MMU जो होते हैं हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। RR टीम जो गाड़ियाँ से चलते हैं वो सैंपलिंग हमारा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा जो हमको सूची मिलती है, जिसमें संभावित इस तरह के सिम्टोमेटिक पेशेंट है जिनका बुखार ज़्यादा है या उनके लक्षण कुछ और अधिक है, उनका हम RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करा के उसको आगे चल के उनको हम हॉस्पिटल में उपचारित करते हैं, वहाँ तुरंत उनको हटा देते हैं वहाँ से। परंतु ये 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एक विशेष अभियान में हम लोगों ने चलाया था। अभी भी हमारा प्रतिदिन हमारे मेडिकल पैकेट कम से कम 20 लाख मेडिकल पैकेट्स हम लोग ने तैयार कर लिए, किट्स तैयार कर लिए हैं, और ये सारे किट्स हमने सभी 75 जनपद में, एक जनपद में हम लोग ने इसका वितरण कर दिया है, और सीधा वो हमारे निगरानी समिति और RR टीम के माध्यम से होम आइसोलेशन के पेशेंट तथा इन सब संभावित पेशेंट्स को सीधा सीधा उनके हाथ में हम लोग दे रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि उसे से कम हो जाए। बाकी तो टेस्टिंग हम ही करते हैं, कोई किट इसके लिए अलग से नहीं है। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो लोग जहां गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर दूर जाकर कस्बे होते हैं, वहां पर भी अभी डॉक्टर्स बैठ नहीं रहे हैं। ऐसे में गांव के उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है कि सर्दी जुकाम खांसी उन्हें लग रहा है कि नॉर्मल है, और कई बार क्या होता है रात में सोते हैं तो सुबह उठते नहीं मौत हो जाती है। ऐसे गाँव के लोग क्या करें जहाँ आसपास दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है? देखिए, तहसील लेवल पर हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है हर तहसील में, और उससे नीचे जुड़े हुए कम से कम 4 या 5 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो उस पूरे परिधि के अंदर उसको इसी तरह से उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है, जिससे कि हर गांव का
कम से कम वहाँ तक पहुँच हो जाए। अभी हमने पिछले 2 साल पहले, बल्कि अभी हमने बंद भी कर दिया है, 2 साल पहले हमने वहाँ पर स्वास्थ्य मेला चलाया था, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य मेला, इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। और ये क्योंकि इनका लोकेशन इस तरह से है जिसमें कम से कम 10-15 गांव के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, और बहुत सफलतापूर्वक हमने किया है। आज भी हमारे उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद अब हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी हमारे लगभग 7,000 अभी निर्माणाधीन है, मगर 7,000 तो हमारे वर्किंग हो गए हैं, बाकी हमारे बन रहे हैं पूरे प्रदेश में। ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर में भी हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर दवाई के साथ बैठता है, अन्य चीज़ें वहाँ भी देखता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारा एक डॉक्टर और कंपाउंडर और दवाई होती है, और उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे काफ़ी अन्य सुविधा भी होती है, जो अभी इस समय हमारा वर्तमान में चल रहा है। तो इसको देखते हुए लगभग कहीं ना कहीं हमारा सेंटर किसी न किसी गाँव के पास है। बहुत कम जगह ऐसे होगा जहां पर अब कोई पीएचसी बहुत दूरी में होगा, अन्यथा 3-4 किलोमीटर के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी नज़दीकी में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारा हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो अब इधर बनना शुरू हो गया है, वो सब उतने में आ जाएगा। सर, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे, और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, बड़ी चिंताएं बढ़ी हुई थी, लेकिन आज आपको शुभकामनाएं, कितनी तेजी से यहाँ कंट्रोल किया है। आगे भी इस तरह से आप लोग काम करेंगे और केसेस में इसी तरीके से सुधार होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।